हेलो एंड वेलकम टू प्रबोधनम। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से चैनल प्रबोधनम में। अभी हम क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर पढ़ रहे थे और इस चैप्टर को पढ़ते वक्त हमने बहुत सारी चीजें अचीव कर ली और बहुत सारी चीजें सीख ली। उसमें से स्टार्ट जब हमने शुरू करा था वही कहानी दोबारा रिकैप की कि हमने जब स्टार्टिंग करा था तो वाई कार्बन सो स्पेशल इस सवाल से स्टार्ट करा हुआ था। और फिर हमने जाना था कि उसके पीछे दो प्रॉपर्टीज हैं। वो दो प्रॉपर्टीज मेनली आपकी टेट्रा वैलेंसी एंड कैटिनेशन है। इन दो प्रॉपर्टीज के बाद हमने जाना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन्हें कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कुछ नहीं कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं जिनमें यूजुअली हाइड्रोजन होता है और उसके साथ साथ और भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। और इसी हाइड्रोकार्बन्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करा था एंड वे थे हाइड्रोकार्बन्स की। इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स को हमने फर्दर तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करा था, एल्केन्स में, एल्कीन्स में एंड एल्काइंस में। और उसके बाद हमने ये बात भी समझा था कि वाई का एल्केन्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड whereas alkenes and alkynes are called unsaturated। हमने ये चीज भी समझी थी। इसके बाद हमने फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ना शुरू करा। फंक्शनल ग्रुप में हमने बेसिक तौर पे 5 फंक्शनल ग्रुप को देखा एंड वो 5 फंक्शनल ग्रुप याद दिलाया अगर हेलोजन्स, फिर हमारे कीटोन्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक्स। फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ने के बाद हमने होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था कि एक ऐसी सीरीज जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच CH2 का गैप होता है या फिर 14U का गैप होता है बाई मास, तो ऐसी सीरीज को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। और उसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना शुरू करा था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, शायद आप लोगों को याद होगा। और इन प्रॉपर्टीज में हमने टोटल 4 प्रॉपर्टीज को स्टडी करा था कार्बन कंपाउंड्स। एंड वो 4 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी? तो पहली आपकी कंबशन की प्रॉपर्टी थी, फिर हमने ऑक्सीडेशन वाली प्रॉपर्टी देखी थी, ऑक्सीडेशन के बाद हमने एडिशन को देखा था एंड एडिशन के बाद हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देखा था। तो कुल मिलाकर लास्ट क्लास में हमने जहां पर एंड करा हुआ था वो थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। आज की क्लास में हम बेसिक तौर पे दो कंपाउंड्स की स्टडी करने वाले हैं एंड वो दो चीजें हैं आपके इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड्स। क्योंकि ऑल द वे अगर आप इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड्स को देखो तो हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी जगहों पे हम इन दोनों कंपाउंड्स को यूज करते हैं, इसीलिए इनको ग्रेड 10th के हिसाब से अभी इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स में काउंट किया जाता है एंड फिर इन्हीं की प्रॉपर्टीज को समझाया जाता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाई इथेनॉल क्या है, इथेनॉइक एसिड क्या है, स्ट्रक्चर क्या है ये, और फिर हम इनके बारे में एक से एक वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। तो अगर इथेनॉल आपको याद आ रहा है तो इथेनॉल नाम में ही पता चल रहा है कि सर और कुछ नहीं है, इथेन में अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये है इथेनॉल। तो अगर इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाया जाए तो फिर ये हो जाएगा CH3 CH2OH, या सिंपल से शब्दों में बोले हम तो C2H5OH। ये हमारा इथेनॉल। वही इथेनॉइक एसिड की अगर हम बात करें तो इथेनॉइक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक फैमिली का एक मेंबर है, सेकंड मेंबर है। और नाम में ही पता चला है कि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CH3COOH।
H। ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आप देख रहे हो इस पूरे के पूरे चेन में 2 कार्बन लगे हुए हैं, इसलिए ये एथ है एंड दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो एन हो गया, तो इथेनोइक एसिड। एथ मतलब 2 कार्बन, एन मतलब दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एंड ओइक एसिड मतलब आपका COOH ग्रुप। जनरली इथेनॉल को अल्कोहल बोला जाता है। तो अगर मैं आगे वर्जन्स पढ़ाते हुए अगर मैं कभी अल्कोहल बोल रहा हूं, तो वहां बाय डिफॉल्ट आप समझ जाना कि वहां मैं इथेनॉल की बात कर रहा हूं, क्योंकि ऑल द वे हम इन्हीं दो चीजों की प्रॉपर्टीज को स्टडी करें। तो जनरली इथेनॉल को अल्कोहल भी बोला जाता है। भाई इथेनोइक एसिड को जनरली एसेटिक एसिड कहा जाता है। नाम में ही पता चला भाई, ये एक एसिड है और ये एक वीक एसिड है, क्योंकि ऑर्गेनिक जो एसिड्स होते हैं वो काफी ज्यादा ही वीक होते हैं कंपेयर टू मिनरल एसिड्स। तो अभी हमने इथेनॉल देख लिया है, इथेनॉल का फॉर्मूला देख लिया है, इथेनोइक एसिड देख लिया है, और इसके साथ साथ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3COOH। तो ये हो गया हमारा इथेनोइक एसिड। तो शुरू करते हैं एंड सबसे पहले हम पढ़ेंगे इथेनॉल के बारे में एंड शुरुआत करेंगे हम यूजेस ऑफ इथेनॉल से। इथेनॉल तो पहला यूज होता है मेडिसिन में। तो मेडिसिन में अगर हम बात करें तो इसको टिंक्चर आयोडीन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सवाल आया सर टिंक्चर आयोडीन क्या होता है? तो ये एक तरीके का एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक आपने बहुत बार देखा होगा कि किसी के कटवट लग जाए या किसी तरीके से वाउंड हो, तो फिर उसको सबसे पहले साफ करने के लिए हम लोग ये एंटीसेप्टिक्स यूज करते हैं। तो एंटीसेप्टिक बेसिक तौर पे टिंक्चर आयोडीन भी एक तरीके का एंटीसेप्टिक है। इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो इथेनॉल एंड वाटर का जो सॉल्यूशन है, इसी सॉल्यूशन में हम लोग सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड डाल के और उसके साथ साथ 2 to 3% एलिमेंटल आयोडीन भी डालते हैं। और इस सॉल्यूशन से जो चीज मिलती है हमें, वो होती है आपकी टिंक्चर आयोडीन। तो टिंक्चर आयोडीन कुछ और नहीं है, आयोडीन जो है आपका इथेनॉल एंड वाटर के सॉल्यूशन में जब मिला हो तो फिर जो चीज बनती है उसको हम टिंक्चर आयोडीन कहते हैं। और क्योंकि आयोडीन एक अच्छा एंटीसेप्टिक का रोल प्ले करता है, इसलिए टिंक्चर आयोडीन जो होता है वो एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं। वही इथेनॉल का यूज कफ सिरप्स में भी होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी को कफ हो रहा है काफी ज्यादा ही, तो उसको हम सिरप देते हैं एंड सिरप देने के बाद उसको नींद आ जाती है। वाई? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल और अल्कोहल। जितने भी आपके अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपने विस्की का नाम सुना ही होगा, आपने वाइन सुना ही होगा, आपने बियर सुना ही होगा। तो ये जितने भी अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं, इन सभी के अंदर हमारा अल्कोहल बोले तो इथेनॉल मौजूद होता है। मैं बता दूं कि हम प्योर इथेनॉल को यूज नहीं करते हैं फॉर अल्कोहलिक बेवरेजेस। बेसिक तौर पे हम सम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल यूज करते हैं इन अल्कोहलिक बेवरेजेस। फॉर एग्जांपल अगर हम बियर में बात करें तो 4 to 8% जो होता है वो अल्कोहल होता है। बहुत सारे ऐसे भी बियर जिनमें 15% तक रेंज भी जाता है, बट आमतौर पे 4 to 8% का होता है। एंड सभी को पता ही है कि अल्कोहल्स को पीने के बाद आदमी एक बहुत अच्छी सी अवस्था में, जहाँ पे भरपूर मात्रा में कॉन्फिडेंस होता है, भले उसको साइकिल चलाने ना आ रही हो, बट इसको लेने के बाद वो इवन तेरा भाई आज प्लेन उड़ाएगा वाली फीलिंग आ जाती है। तो ये जो कॉन्फिडेंस आ रहा है वो बिकॉज ऑफ अ स्टेट कॉल्ड ड्रंकननेस, है ना। इस स्टेट को हम लोग ड्रंकननेस कहते हैं और ये स्टेट है बिकॉज ऑफ अल्कोहल्स। इवन आपने बहुत बार नोटिस करा होगा कि पूरी दुनिया को जो चीज खराब लग रही हो और वो व्यक्ति घृणा भाव त्याग कर
इवन नाली जैसे चीज को भी प्यार करता है, तो समझ जाओ कि he is in state of drunkenness, और all thanks to these beverages. ओके, इसके साथ साथ हम इथेनॉल्स को यूज करते हैं पेंट्स के लिए, परफ्यूम्स के लिए। तो होता क्या है कि बेसिक तौर पे जो पेंट्स होते हैं और परफ्यूम्स होते हैं बहुत जल्दी ही अगर क्या होता है टाइट होने लग जाते हैं, तो फिर हम सॉल्वेंट के रूप में इसको यूज कर देते हैं ताकि वो ढीले हो जाए और मतलब थोड़े से अच्छे तरीके से स्प्रेड हो पाए। फिर डाइज में, कॉस्मेटिक्स में, ट्रांसपेरेंट सोप्स में भी इथेनॉल यूज होता है। बहुत सारे लेबोरेटरीज में केमिकल रिएक्शंस कराने के लिए भी हम इथेनॉल को यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस ही अल्कोहलिक मीडियम में होता है, तो उन रिएक्शंस को करवाने के लिए हमें इथेनॉल चाहिए। इसके साथ साथ फ्यूल के लिए भी हम यूज करते हैं इथेनॉल। आजकल आपने देखा भी होगा, न्यूज में कॉन्टिन्यूसली चल रहा है कि इथेनॉल को यूज करना शुरू कर दें हम फ्यूल के रूप में। तो होगा क्या कि जैसे पेट्रोल वगैरह हो गए, उसके अंदर हम लोग 20%, मतलब रेशियो एक है, आप 10-90 का रेशियो रख लो, 15-85 का रेशियो रख लो और 20-80 का रेशियो रख लो। तो इस परसेंटेज में हम लोग क्या करते हैं कि फ्यूल तैयार करते हैं। हो सकता है कि आपने क्या कर दिया कि 20% इथेनॉल डाल दिया एंड 80% आपने पेट्रोल डाल दिया, और क्योंकि ये पूरे तरीके से मिक्स नहीं होगा तो इसमें बेंजीन भी थोड़ा सा डालना पड़ेगा। तो ये जो चीज बनेगी वो आपकी एक फ्यूल के रूप में वर्क करेगी। तो 20% आपने अल्कोहल डाल दिया एंड 80% आपने पेट्रोल डाल दिया, तो ये जो मिक्सचर है ये भी एक अच्छा फ्यूल की तरह वर्क करेगा। और खुशी की बात यह है कि इसमें से अगर इसको बर्न करते हैं हम, तो आपको याद होगा, कंबशन पढ़ाया था मैंने, कि जब भी कभी भी हमारे हाइड्रोकार्बन जब बर्न होते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर प्लस में एनर्जी। तो ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा पॉल्यूटिंग नेचर की नहीं है, तो ये अच्छा फ्यूल भी है एक तरीके से। इसके साथ साथ बहुत सारी कोल्ड कंट्रीज में इथेनॉल को एंटी फ्रीज के रूप में भी यूज करते हैं। एंटी फ्रीज नाम से पता चला है कि फ्रीज के अगेंस्ट इसको यूज करते हैं। आगे बताऊंगा मैं कि इथेनॉल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी कम होता है, और क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम है एंड ये पानी में घुल सकता है, बर्फ और कुछ नहीं है, पानी ही तो है सॉलिड फॉर्म का। तो हम क्या करते हैं, जब इथेनॉल और अल्कोहल डाल देते हैं तो फिर मिक्स होने के बाद उस पूरे के पूरे सॉल्यूशन की जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है वो और डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाता है, फ्रीज नहीं होता, मेल्ट हो जाता है। क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया भाई, सेम पॉइंट फ्रीजिंग भी होगा एंड मेल्टिंग भी होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्योंकि कम हो गया है, तो अब वो उस टेम्परेचर पे, जो कि शायद है अभी के टाइम में, उस टेम्परेचर पे वो फ्रीज नहीं होगा, क्योंकि उसको और कम टेम्परेचर चाहिए फ्रीज होने के लिए। तो फिर इस टेम्परेचर पे क्या होगा, इसका ये लिक्विड बन जाएगा। यानी आपने क्या कर दिया कि जो जमी हुई बर्फ थी उसको पिघला दी। तो एंटी फ्रीज के रूप में भी हम वर्क कराते हैं, इथेनॉल्स को यूज कराते हैं। तो अभी अभी हमने देखा कि यूजेस ऑफ इथेनॉल क्या है। दोबारा, टिंचर आयोडीन के लिए, कफ सिरप्स के लिए, अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए सॉल्वेंट्स के रूप में, पेंट्स एंड परफ्यूम्स में सॉल्वेंट्स के रूप में, डाइज में, कॉस्मेटिक्स में, ट्रांसपेरेंट सोप्स में, लेबोरेटरी में रिएजेंट्स के तौर पे, फ्यूल के रूप में एंड एंटी फ्रीज के रूप में हम इथेनॉल्स को यूज करते हैं। इसके इसके साथ साथ इनके और भी बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, बट इतने यूजेस बहुत है। एंड अभी हम नेक्स्ट फेज पे पहुंचे जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। याद दिला दूं मैं, किसी भी चीज की दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, एंड वो दो टाइप की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड दूसरी है आपकी केमिकल प्रॉपर्टी। याद होगा आपको कि प्रॉपर्टीज को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा था। आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज को बाहर से देख के समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सनालिटी को देख के आप बता सकते हो कि उसके बाल कैसे हैं, हेयर्स कैसे हैं, आई का कलर क्या है भाई, स्किन कलर क्या है, नोज का स्ट्रक्चर कैसा है, ईयर का स्ट्रक्चर कैसा है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक्सटर्नल अपीयरेंसेस है, इनको आप बाहर से ही देख के समझ सकते हो। ये सारी प्रॉपर्टीज कहला जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि इंटरनल है, उनको आप बाहर से देख के नहीं समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा झूठ बोलता है या नहीं, क्या वो चोरी करता है या नहीं, अब ये अंदर की प्रॉपर्टीज है, ये चेहरे पे नहीं दिखती।
ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं इंटरनल प्रॉपर्टीज, एंड केमिस्ट्री में ऐसी टाइप की प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सर ये इंटरनल प्रॉपर्टीज को कैसे जानते हैं हम? आपको याद होगा कि इंटरनल प्रॉपर्टीज के लिए हम टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे सिचुएशन, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक लड़का है राजू नाम का, एंड मुझे पता करना है कि क्या वो नॉटी है या नहीं। मैंने कहा देखते हैं भाई एक बारी। तो मैंने एक बाबा को चश्मा वश्मा पहना दिया ब्लैक कलर का, और मैंने उनसे कहा कि बाबा एक्टिंग करना और इस लड़के से कहना कि भाई मेरे को रोड क्रॉस करा। जैसे ही राजू आता है, बाबा अपनी एक्टिंग शुरू करते हैं, सुपर हाई की ओवर एक्टिंग, एंड वो कहता है राजू बेटा मेरे को रोड क्रॉस करा दे। राजू बेटा क्या करते हैं कि बाबा का स्टिक लेते हैं और गायब। और इससे हम समझ जाते हैं कि राजू बाबा लोगों के साथ मजाक करता है। सिचुएशन। तो बेसिक तौर पे जब हमें इंटरनल प्रॉपर्टीज को जानना होता है तो हम टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इसी तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज को, जो कि इंटरनल प्रॉपर्टीज हैं केमिस्ट्री में, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को जानने के लिए हम लोग रिएक्शंस कराते हैं। इसीलिए आपने बहुत बार देखा होगा कि जहां कहीं भी केमिकल प्रॉपर्टी लिखी हुई है वहां आप रिएक्शन देख रहे हो कि रिएक्शन विथ ए ये चीजें बन रही है, रिएक्शन ऑफ बी ये चीजें बन रही है। बिहेवियर है ना, बिहेवियर को समझना है कि भाई इस बंदे के साथ इसका बिहेवियर कैसा है, इसके साथ इसका बिहेवियर कैसा है, और इसी के लिए हम हर किसी के साथ रिएक्शन करा करा के देखते हैं। तो अभी हम लोग इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला है फिजिकल स्टेट। तो पहली चीज कि लिक्विड होता है। एंड किस टाइप की लिक्विड होता है भाई? तो ये कलरलेस लिक्विड है। कलरलेस मतलब कोई कलर नहीं है इसका, एंड ये लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। यानी रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है? ये जो कॉमन टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है ये रूम टेम्परेचर, मतलब रूम का टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे हमारे जो अल्कोहल्स होते हैं, सॉरी इथेनॉल जो होता है वो होता है लिक्विड। इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 156 केल्विन, जबकि बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन। आपको शायद याद होगा कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे एंड डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपने एक फॉर्मूला भी लिखा होगा या लिखवाया गया होगा, K इक्वल्स टू C प्लस 273। इन रियलिटी 273.16 होता है, बट हम 273 ही लिखेंगे। तो सर यहाँ K क्या है? तो K और कुछ नहीं है, टेम्परेचर इन केल्विन है। तो C क्या है? C है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अब क्योंकि यहां ऑलरेडी केल्विन में टेम्परेचर दे रखा हमको 156 केल्विन, तो हम क्या कर लेते हैं, यहीं पे वैल्यू पुट कर लेते हैं 156 इक्वल्स टू C प्लस में 273। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी? 156 माइनस में 273, एंड 273 अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा -117 डिग्री सेल्सियस। यानी C की वैल्यू आएगी -117। इसका मतलब कि जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होगा वो होगा -117। देख सकते हो भाई, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है या मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। एंटी फ्रीज के रूप में क्यों यूज करते हैं अभी समझ में आ रहा होगा। दोबारा एक बार, बहुत बार ना बच्चों को यही नहीं पता होता कि ये मेल्टिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अक्सर आप बच्चों को यही नहीं पता होता, पॉइंट का मतलब ही नहीं समझ में आता इन्हें। बेसिक तौर पे पॉइंट बोलने का मतलब टेम्परेचर, यानी वो टेम्परेचर। भाई ऑफ कोर्स आप अलग अलग वेरिंग टेम्परेचर से डील करते हो, सिर्फ आप ही क्यों, जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो अलग अलग टेम्परेचर से डील कर रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे कमरे में कोई कुर्सी रखी हुई है, तो वो जो कुर्सी है जो कि प्लास्टिक की बनी हुई है, तो प्लास्टिक जो है, सिंपल सी बात है, अगर इस रूम का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी डील कर रही है। एंड अगर मैं यहाँ हीटर चला दूं और फाइनली इस रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक बना दूं, तो वो प्लास्टिक 40 डिग्री सेल्सियस पे भी डील कर रही है। तो कोई भी चीज अलग अलग टेम्परेचर से डील करती है। जिस टेम्परेचर पे मेल्टिंग स्टार्ट हो जाए
उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आइस की बात करें तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होके वाटर बनना शुरू हो जाता है। जिस टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस, ये वो टेम्परेचर है जिसपे आपका आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। ये है आपका मेल्टिंग पॉइंट। वही वाटर जो कि लिक्विड है, इसी टेम्परेचर पे आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो वाटर के लिए ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया था कि रूम टेम्परेचर पे इथेनॉल्स आपके लिक्विड फॉर्म में होते हैं, एंड क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो इनके लिए फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाएगा। वो जो मेल्टिंग पॉइंट बता रहा हूं मैं, वो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो -117 डिग्री सेल्सियस पे लेकर जाओगे तो ये फ्रीज होगा, और कम करोगे तो ये सॉलिड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि 351 केल्विन की बात करें तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। 351 केल्विन सर कितना होता है, इसको डिग्री सेल्सियस में आप खुद कन्वर्ट कर सकते हो, एंड कन्वर्ट करके आप मुझे कमेंट में बताना कि 351 केल्विन कितना होता है। ओके, तो शायद अभी आपको पता चला कि इथेनॉल की फिजिकल स्टेट क्या होती है। सर आमतौर पे लिक्विड में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर, कलरलेस होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसकी बहुत ही कम होती है, -117 डिग्री सेल्सियस। मेरे ख्याल से किसी रूम का टेम्परेचर इतना नहीं होगा अर्थ पे, ऑफ कोर्स। एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उनका 351 केल्विन होता है। वही स्मेलिंग की बात करें तो काफी अलग सी स्मेल होती है। वो आप ऑलरेडी आपने शायद बहुत बार स्मेल करा ही होगा कहीं ना कहीं। एंड इसका जो टेस्ट होता है वो काफी बर्निंग होता है, मतलब काफी जलन सी मचाती है। यहाँ मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने बताया कि अल्कोहलिक बेवरेजेस जितने भी होते हैं उनमें हमारे अल्कोहल जो होता है वो प्योर 100% अल्कोहल नहीं अवेलेबल होता। सम परसेंटेज ऑफ द अल्कोहल अवेलेबल होता है। उसके पीछे रीजन यही है कि ये काफी बर्निंग होता है। एंड अगर बाई चांस आपने प्योर 100% वाला इथेनॉल को ले लिया, फिर ये इवन आपके पाइप्स को बर्न कर सकता है, इतनी क्षमता है इसमें। काफी लीडर है वो, काफी डेंजरस है वो। इसीलिए हम सम परसेंटेज ऑफ द इथेनॉल यूज करते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि इंडस्ट्रीज को भी अल्कोहल चाहिए होता है अलग अलग पर्पसेस के लिए, और ऐसा ना हो कि इंडस्ट्रीज उसकी ब्लैक मार्केटिंग करे और कोई उसको यूज करे, कंज्यूम करे ऐसे ही। नीट बोले तो 100% नहीं, ये जो नीट बोल रहा हूं मैं वो नीट नहीं है जो आप समझ रहे हो। नीट बोलेगा तो 100% इथेनॉल वाला। जबकि जो लोग यूज करते हैं नीट शब्द, कि नीट पियेंगे यार उसमें ऑलरेडी सम परसेंटेज ऑफ वाटर अवेलेबल होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि इंडस्ट्रीज जो है वो इथेनॉल्स लेती हैं, और क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं इथेनॉल्स लेती हैं, तो इन इथेनॉल्स को डी नेचर कर देती है गवर्नमेंट। डी नेचर करने का क्या मतलब है? डी नेचर करने का मतलब है कि कोई और उसको यूज ना करे, इसलिए उसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंसेस मिला देती है गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे मीथेनॉल हो गया, पायरिडीन हो गया, तो इथेनॉल में ये चीजें डाल दी जाती है, और साफ साफ पता चल सके कि ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए है, कंजम्पशन पर्पस के लिए नहीं है। इसलिए डाई भी डाल देते हैं, ब्लू कलर का डाई डाल देते हैं, और इससे समझ में आ जाता है कि ये अल्कोहल जो है वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, इसको आप ब्लैक मार्केटिंग के लिए और किसी को बेच नहीं सकते हो और इसको कंज्यूम नहीं कर सकते हो। तो जब कभी भी इथेनॉल में मीथेनॉल और पायरिडीन मिला देते हैं, साथ में उसके अंदर ब्लू कलर का डाई मिला देते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ये इथेनॉल डी नेचर हो गया, इसका जो नेचर है वो चेंज हो गया। तो डी नेचर कर देती है गवर्नमेंट जब उसको सेल करना होता है इंडस्ट्रीज में। उसके साथ साथ सॉल्युबिलिटी को लेकर बात करें अगर, तो इथेनॉल जो होता है वो सॉल्युबल होता है वाटर में इन ऑल प्रोपोर्शंस, यानी हर प्रोपोर्शन में वो सॉल्युबल हो सकता है। तो अभी हमने इथेनॉल के बारे में जाना, उसके स्ट्रक्चर को देखा हमने, इसके साथ साथ यूजेस देखे, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, एंड अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जैसा मैंने बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टी जब भी हम पढ़ते हैं या बोलते हैं तो रिएक्शंस देखते हैं।
और मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम रिएक्शंस देखते हैं। तो पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम, कि सोडियम के साथ इथेनॉल जब रिएक्ट करता है तो क्या क्या बनाता है या कैसा बिहेव करता है सोडियम के साथ। ध्यान रखना है कि मैं एग्जांपल सोडियम के ले रहा हूं, बट ये चीज आप बोल सकते हो कि मेटल्स के साथ, रिएक्शन विथ मेटल्स। तो जब भी मेटल्स के साथ रिएक्शन होता है अल्कोहल का, बोले तो इथेनॉल का CH3CH2OH का, इसके साथ किसी भी मेटल के साथ, यहां मैं सोडियम की बात कर रहा हूं, तो जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, तो सर कुछ नहीं, CH3CH2ONA। बेसिक तौर पे इस मेटल ने क्या करा, उसने हाइड्रोजन को रिमूव करा और खुद वहां पे लग गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। प्लस में H2 गैस यहां से निकलती है। अब सिंपल सी बात है, एक H से H2 तो बनेगा नहीं, इसका मतलब कि दो इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, वहां से दो हाइड्रोजन रिलीज हुए होंगे एंड वो दो हाइड्रोजन मिलकर एक साथ इन्होंने H2 गैस बनाई होगी। तो बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है, प्लीज बैलेंसिंग करा करें आप लोग। तो पहला रिएक्शन देखा हमने, रिएक्शन विद सोडियम, कि सोडियम के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है। सर सोडियम के साथ जब भी रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। ये जो आपका सॉल्ट बना हुआ है इसको हम कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। और ये आपकी हाइड्रोजन गैस, याद होगा आपको, हाइड्रोजन गैस एक टेस्ट पास करती है जिसको हम कहते हैं पॉप साउंड टेस्ट। तो किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ये बात कैसे पता चलेगा, तो आप क्या करो, गैस जहां से भी रिलीज हो रही है वहां पे आप एक तिल्ली जला दो भाई, अगर पट पट की आवाज आए तो समझ जाना कि वो गैस और कोई नहीं, हाइड्रोजन है। अगली चीज है रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है कि इसका काम है वाटर को रिमूव करना। यानी एजेंट्स क्या करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स का क्या काम होता है, टू रिमूव वाटर फ्रॉम केमिकल्स। तो केमिकल्स में से वाटर को रिमूव करने का काम करते हैं। तो हमारे पास ये रहा इथेनॉल, ध्यान से देखना है, काफी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। CH3CH2OH, ये इथेनॉल है एंड इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। सर H2SO4 कहाँ लिखा हुआ है, अरे भाई सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है ना, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को कहते हैं हम। तो जब हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये वाटर रिमूव करता है, जैसा कि मैंने बताया। तो वाटर जब रिमूव करेगा ये, तो OH तो यहां से उठा लिया इसने एंड एक H यहां से, सॉरी सॉरी, एंड एक H यहां से इसने दूसरे कार्बन से। अब जैसे ही इसने एक H यहां से निकाला एंड OH यहां से रिलीज करा, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए तो ये कंबाइन हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, क्या है ये सर, कुछ नहीं, ये है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब ये कि अल्कोहल्स को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना हो तो फिर आप डिहाइड्रेशन कर दो। एंड डिहाइड्रेशन के लिए आप क्या करोगे, तो सर डिहाइड्रेशन के लिए हम एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालेंगे जो कि कहलाता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। एंड ध्यान रखने का है कि ये जो रिएक्शन होगी वो किसी टेम्परेचर पे होगी और वो टेम्परेचर रहना चाहिए 443 केल्विन। और ज्यादा डिटेल में ये रिएक्शंस आपको 11th एंड 12th में सिखाए जाएंगे, बट स्टिल अभी आपको ये बात ध्यान रखना है कि अल्कोहल्स के साथ क्या होता है, इथेनॉल के साथ क्या होता है। जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो फिर वो बनाता है सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। दूसरी चीज कि ये जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो क्योंकि H2SO4 जो होता है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर रिमूव करने का काम करता है, तो उसने यहाँ से वाटर रिमूव करा और क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बच गया। तो अल्कोहल को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना हो तो डिहाइड्रेशन करा जाएगा
और किसकी मदद से करेंगे? तो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की मदद से करेंगे, जो कि हमारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है। ओके, अगली चीज हमारी इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड अभी अभी मैंने बताया, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। इसको एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ बता देना चाहता हूं मैं कि 5 to 8% of acetic acid in water is called vinegar. In water is called vinegar. तो विनेगर क्या होता है? और कुछ नहीं, 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर का एक सॉल्यूशन होता है। सर विनेगर विनेगर विनेगर, हाँ विनेगर आप लोगों ने बहुत बार यूज करा है या फिर कंज्यूम करा है। चाउमीन खाई होगी सभी ने। जब आप चाउमीन खाते हो तो आपने देखा होगा व्हाइट व्हाइट सब्सटेंस डालता है वो और कुछ नहीं होता, विनेगर होता है। आपने शादियों में वो पिंक वाले जो क्या कहते हैं, प्याज होते हैं, उसमें भी वो भी तो विनेगर होता है उसके अंदर भी। तो बेसिक तौर पे वो विनेगर ही होते हैं। और वो विनेगर किस चीज से बनाए जाते हैं? तो इसी एसिटिक एसिड के या इथेनॉइक एसिड के 5 to 8% ऑफ सॉल्यूशन से। एसिड हम खा सकते हैं ये वाला? ऑफ कोर्स आप खाते हो। बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं जिनको आप इनटेक करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपने टमाटर में खाया होगा ऑक्सैलिक एसिड। भाई किसको दूध मक्खन पसंद नहीं है? सभी को पसंद है। एंड सभी को पता है कि उसके अंदर एक एसिड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो काफी वीक होते हैं, और वीक एसिड्स जो होते हैं उनको आप इनटेक कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं। इवन आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट में बहुत सारे एसिड्स के बारे में सुना भी होगा जो कि आप इनटेक करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इथेनॉइक एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, भाई फिजिकल स्टेट कैसा होता है इसका? कलरलेस होता है, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका? 290 केल्विन। भाई 290 केल्विन को एक बार सॉल्व करते हैं, डिग्री सेल्सियस में पता करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला है केल्विन इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस में 273। हमको ऑलरेडी केल्विन में दे रखा है ये वैल्यू 290 केल्विन इक्वल्स टू सी प्लस में 273। तो सी अगर चाहिए आपको, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर चाहिए, तो 290 में से 273 को माइनस कर दो, 17 डिग्री सेल्सियस। एक चीज नोटिस करो, 17 डिग्री सेल्सियस इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट है। और इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि इसी 17 डिग्री सेल्सियस पे ये फ्रीज भी होना शुरू कर देगा। विंटर्स में आमतौर पे रूम टेम्परेचर क्या होता है? सर 17 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। यानी विंटर्स में आमतौर पे ये इथेनॉइक एसिड जो होता है वो फ्रीज कर जाता है। इसीलिए इस इथेनॉइक एसिड को एक और नाम से पुकारा जाता है, वो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि विंटर्स में, क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट है 17 डिग्री सेल्सियस, विंटर्स में आमतौर पे फ्रीज हो जाता है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड। याद होगा ग्लेशियर शब्द आपने कहाँ से उठाया है? तो आपने माउंटेन्स में देखा होगा कि जो रिवर होती है वो कहीं पे जम जाती है, तो उस पोर्शन को हम ग्लेशियर कहते हैं, जम जाती है। तो लिक्विड बेसिक तौर पे जब जम जाता है तो उसको ग्लेशियर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ग्लेशियल एसिडिक एसिड इसीलिए कहते हैं। स्मेल काफी बुरा होता है भाई, पॉन्जेंट स्मेल है। सॉलिबिलिटी, सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इथेनॉइक एसिड, अभी अभी जैसा कि मैंने बताया कि केमिकल प्रॉपर्टी जब भी आपसे बात करा जाएगा हमेशा रिएक्शंस को लेकर बात करेगा कि ये फलानी चीज फलाने के साथ रिएक्शन करती है तो क्या क्या बनाती है। तो ऐसे ही अभी हम प्रॉपर्टीज की बात करें इथेनॉइक एसिड की, और क्योंकि इथेनॉइक एसिड की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं हम, तो सिंपल सी बात है, इसी के रिएक्शन हम करेंगे मेटल्स के साथ, इसी के रिएक्शन करेंगे हम अल्कलीज और बेसिस के साथ एंड फर्दर।
लेकिन मैं इसके साथ साथ बता देना चाहता हूँ कि ये एक एसिड है। सर एसिड्स किन्हें कहते हैं? एसिड्स वो होते हैं जो वाटर में डिजोल्व होते ही आपको H प्लस आयन दे। 10th के लिए अभी ये डेफिनेशन ठीक है। इसका मतलब ये कि जब भी आपका इथेनॉइक एसिड होता है एंड जब भी आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये क्या देगा? ये आपको H प्लस आयन देगा। H प्लस आयन देगा। यहां से ये H प्लस आयन जो है वो निकलेगा तो O माइनस H प्लस हो जाएगा एंड ये H प्लस आयन रिलीज होगा। एंड आपको ये तो याद है ही कि जब भी एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ तो क्या बनता है? सर तब बनता है सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो ऑफ कोर्स क्योंकि इथेनॉइक एसिड भी एक एसिड है तो जब भी ये किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी? सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कर लेना आप लोग। CH3COONA इसको हम कहते हैं सोडियम इथेनोएट। इसको सोडियम एसिटेट भी कहते हैं। सोडियम एसिटेट। तो ये रहा आपका एसिड, मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? सोडियम सॉल्ट बना रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस। ये गैस पॉप साउंड टेस्ट पास कर देगी। अल्कलीज के साथ जब रिएक्शन होता है, याद करें अगर हम एसिड्स का रिएक्शन बेसिस के साथ, तो जब भी किसी एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होता है तो क्या मिलता है हमें? सॉल्ट प्लस वाटर। एंड सच रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद होगा, एसिड्स एंड बेसिस के बीच जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के इम्पैक्ट को कम करती हैं। बेसिस और अल्कलीज। अल्कलीज भी तो बेसिस ही होते हैं जो वाटर डिसॉल्व हो सकते हैं, या कह लो वाटर सॉल्युबल बेसिस। तो सारे बेसिस जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते, बट जो भी ऐसे बेसिस हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं उनको हम अल्कली बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक किस्म का अल्कली है क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व हो सकता है। तो हमारे पास एसिड कौन सी है? तो सर रिएक्शन तो हम इथेनॉइक का कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यही एसिड है हमारे पास। एंड एक बेस है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ रिएक्शन करेंगे हम तो क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा। ये रहा आपका सॉल्ट CH3COONA। अभी इसका नाम भी बताया मैंने, सोडियम इथेनोएट, या फिर आप इसे सोडियम एसिटेट भी कह सकते हो। और इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा? वाटर। ओके। अगली चीज है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। आपको याद होगा कि एसिड्स जब भी रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट्स के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, तो तीन चीजें बनाते हैं। तीन चीजें कौन कौन सी हैं? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये वही गैस है जो लाइम वाटर टेस्ट पास करती है। बहुत बार रिएक्शंस में पूछ लेता है कि एक रिएक्शन है उसमें से एक्स गैस बनी और उस गैस ने लाइम वाटर टेस्ट पास कर दिया, बताइए वो गैस कौन सी है? तो फिर आपको बताना पड़ेगा वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। यहां पर हमारे पास एसिड है इथेनॉइक एसिड। इसका रिएक्शन हम करा लेते हैं किसी भी कार्बोनेट के साथ, एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम कार्बोनेट। रिएक्शन कराया हमने, क्या मिला हमें? सेम चीज, सेम सॉल्ट CH3COONA प्लस में CO2 प्लस में H2O। बैलेंस कर लेना आप लोग। सिमिलरली इसी एसिड का रिएक्शन अगर हम लोग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करें तो, सर यहाँ मेटल कौन सा है? सोडियम। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करें तो इसको आप सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हो।
तो हमें मिलेगा CH3COONA सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। आपको लाइम वाटर टेस्ट याद है ना? लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है? होता क्या है कि जब भी आप लाइम वाटर हम इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो जब आप लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हो, इसका खुद का कलर कुछ नहीं है, ये आपका कलरलेस है। तो जब आप इसको पास करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हो इस वाटर से, तो होता क्या है, क्या फॉर्म होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसमें वाटर फॉर्म होता है। एंड कैल्शियम कार्बोनेट क्योंकि मिल्की कलर का है, तो सिंपल सी बात है, पूरा जो टेस्ट ट्यूब है उसका कलर क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। तो पहले कलर क्या था भाई? कलरलेस। अब कलर क्या हो गया है? मिल्की हो गया है। तो कलरलेस को इसने मिल्की में कन्वर्ट कर दिया। इसी को हम कहते हैं लाइम वाटर टेस्ट। अगली रिएक्शन हमारी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन नाम में ही पता चल रहा है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एस्टर बनेगा, ईस्टर बनेगा। ईस्टर किसको कहते हैं? तो ईस्टर कहते हैं हम इस कंपाउंड को, RCOOR डैश। सर यहाँ R क्या है, R डैश क्या है? ये दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप्स है। अल्काइल ग्रुप किन्हें कहते हैं? जब किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो फिर हम उसको कहते हैं अल्काइल। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास है मीथेन CH4, और उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो ये जो बनेगा इसको हम मिथाइल बोलेंगे। तो ये रहा मीथेन, और इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो आपको क्या मिलेगा? मिथाइल। ये एक किस्म का अल्काइल है। तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में यही होता है। आपको कौन सा ग्रुप देखने को मिलेगा? तो COO एक ग्रुप देखने को मिलेगा दो अल्काइल्स के बीच में। इसको हम ईस्टर कहते हैं। एंड इस रिएक्शन में जिसको हम एस्टेरिफिकेशन कह रहे हैं, उसको एस्टेरिफिकेशन इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस रिएक्शन से हमें ईस्टर मिलता है। ईस्टर को प्राप्त करने के लिए आपको एसिड जो कि हो गया यहाँ पे इथेनॉइक एसिड, एंड साथ में हमारा अल्कोहल। तो अल्कोहल को थोड़ा सा उल्टा लिख रहा हूं मैं, OH एंड CH2 CH3, जानबूझ के थोड़ा सा रिएक्शन समझाने के लिए। एंड ये रिएक्शन होगी वही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन कराने के लिए। जब आप डिहाइड्रेशन कराओगे तो होगा क्या कि यहां से OH रिमूव होगा एंड यहां से H रिमूव होगा। अभी तक एक चीज नोटिस करो, जितने भी रिएक्शंस पढ़े थे इन सब में एसिड H प्लस आयन छोड़ रहा था, बट एस्टेरिफिकेशन होते वक्त ये OH आयन छोड़ रहा है। क्यों छोड़ रहा है? बिकॉज ऑफ H2SO4। डिटेल्ड मैकेनिज्म आपको क्लास 12th में बताया जाएगा एंड 11th में। तो प्लीज अभी इस चीज को मैकेनिज्म नहीं समझेंगे, हम सिर्फ रिएक्शन को समझ रहे हैं। तो ये क्या है भाई? ये आपका एसिटिक एसिड और कह लो इथेनोइक एसिड। ये क्या है? इथेनॉल है। आपने क्या किया है? H2SO4 डाला है, जिससे क्या हुआ है? वाटर रिमूव हुआ है। वाटर रिमूव कहाँ का मतलब वाटर H2O में से 2H कहाँ से आया? O कहाँ से आया? तो OH तो आया है आपके एसिड में से एंड H आया आपके अल्कोहल में से। तो बना क्या? बना CH3। भाई इस पूरे को एक साथ ही लिख रहा हूं, CH3 CO फिर O CH2 एंड CH3। इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। क्या बना है? तो सर CH3 COO CH2 CH3, ये आपका ईस्टर है। और इसके साथ साथ वाटर तो रिमूव हुआ ही है, तो वाटर है। तो ये आपका ईस्टर। ईस्टर होता क्या है सर? ईस्टर एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है। स्वीट मतलब मीठी खुशबू वाला, जिसको आप परफ्यूम्स में और स्मेल के लिए इवन स्वीट्स में डाला जाता है। आपने बहुत बार रसमलाई खाई होगी,
और उस रसमलाई में भी ऊपर से हम ईस्टर्स स्प्रिंकल करते हैं और ईस्टर्स डालते हैं। तो ये है आपका एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन से हमें क्या मिला? इस रिएक्शन से हमें ईस्टर मिला। तो अभी तक अगर मैं क्या कहते हैं, सॉरी, ये चीज जरा ध्यान से, हम इथेनॉइक एसिड की बात करें तो इथेनॉइक एसिड की प्रॉपर्टीज को अगर हम ध्यान से देखें तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया कि हमने 4 रिएक्शंस को देखा है, केमिकल प्रॉपर्टीज को। पहला था मेटल्स के साथ, दूसरा बेसिस के साथ, तीसरा मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, एंड चौथा अभी अभी हमने पढ़ा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इन 4 रिएक्शंस को अभी हमने देखा हुआ है। आगे की क्लास में इसी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन से कहानी शुरू होने वाली है, क्योंकि सोप वगैरह जो होते हैं वो यही से बनाए जाते हैं, इसी रिएक्शन को आगे फर्दर कंटिन्यू करके। तो आज की क्लास में अगर मैं समराइज करूं क्या क्या पढ़ा है हमने, तो हमने सबसे पहले पढ़ा है अल्कोहल्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा इथेनॉइक्स के बारे में, इथेनॉइक एसिड के बारे में, और इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल में हमने देखा कि भाई प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। सिमिलर इथेनॉल में सिमिलर चीज हमने इथेनॉइक में भी देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। और यहाँ से कुछ चीजें हमारे चैप्टर नंबर 2 की भी रिवाइज कर ली है कि एसिड का बेस के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, एसिड का मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है। इसके साथ साथ एक स्पेशल रिएक्शन देखा है, काफी ध्यान से देख सकते हो आप, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है, क्योंकि इससे हमें ईस्टर देखने को मिलता है। आप देख सकते हो अभी भी मैंने बताया था कि RCOOR डैश ये ईस्टर कहलाता है। आप देख सकते हो, ये देखो R, CH4 में से एक H कम हुआ तो CH3 बचा ना, ये हो गया एक अल्काइल ग्रुप, ये हो गया दूसरा अल्काइल ग्रुप। देख सकते हो भाई C2H6 होता है, लेकिन यहाँ पे देखो C2H5 ही दिखाई दे रहा है आपको, 3 और 2 5, तो C2H5 ये तो इथाइल हो गया, तो मिथाइल, इथाइल, एंड बीच में आपका COO ग्रुप है। ये एक ईस्टर है, एंड इस ईस्टर को हमने बनाया कैसे है, तो इथेनॉइक एंड इथेनॉल के बीच रिएक्शन करके। सर हाई नंबर ऑफ कार्बन के हम ईस्टर्स बना सकते हैं, ऑफ कोर्स बना सकते हो। आप क्या कर लो, ब्यूटेनॉइक ले लो, ब्यूटेनॉल ले लो, और पेंटेनॉल ले लो। तो अगर आप हाई नंबर ऑफ मीथे अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक को लोगे तो जो ईस्टर बनेगा वो हाई नंबर ऑफ कार्बन इंक्लूडेड होगा उसके अंदर। तो इस तरीके से आप लार्ज नंबर ऑफ कार्बन के ईस्टर्स बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये सारी बातें डिस्कस कर ली। ओके, एंड आगे क्लास में हम सोप्स एंड डिटर्जेंट पढ़ेंगे, फिर नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, एंड फिर हम आइसोमर्स के बारे में देखेंगे, एलोटॉप्स के बारे में देखेंगे, एंड फाइनली अब चैप्टर के एंड पर ही आ चुके हैं। प्लीज रिवाइज करते रहो, बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं। नोट्स बनाओ, उनको रिवाइज करो, किताबें पढ़ो, बहुत जरूरी है वो सारी चीजें। ओके, बाकी अच्छी लगे तो बताइए क्या करने का है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।